हेलो सेवन्थ क्लास। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 आगे बढ़ रहे थे कि पहले 400 कर लिए जाते थे। तमिलनाडु चैप्टर नंबर 2 की तरफ आगे। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के 400 से ज़्यादा करों के सूचक हैं। वेट्टी जो नगद की बजाय श्रम के रूप में काम करवाते थे लोगों से, यानी जबरन श्रम, और कदमाई ये भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर सीढ़ी इस्तेमाल कर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार करने वाला कर, ये सब आज इस तरीके के कर कोई नहीं लिया जाता। ये संसाधन राजा की वित्तीय व्यवस्था का क्या होते थे, आधार बनते थे। मंदिरों और दुर्गों के निर्माण होते थे, जैसे कि हम आज भी देखते हैं। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ जो होती थी वो ऐसे ब्यौरे होते थे जो सत्यापित नहीं हो सकते, लेकिन बताते हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। शासक के द्वारा खुद के द्वारा जो लिखी जाने वाली होती थी, खुद को कैसा दर्शाते थे। शूरवीर योद्धा, विजय योद्धा के रूप में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची जाती थी और वो प्रशासन में मदद करते थे। राजा खुद लिखवाते थे। कई शासकों ने प्रशस्तियों में उपलब्धियों का बखान किया है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा और संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में एक प्रशस्ति पाई गई है जो नागभट्ट के कामों के बारे में वर्णन है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे और ताम्रपत्रों पर ये लिखा होता था, ये जैसा आपको दिख रहा है, ये भी इसमें वही दर्शाया गया है। भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था, ये चोलों द्वारा भूमि अनुदान का एक तमिल का एक अंश बताया हुआ है कि खुली जगह, चरागाह, ये जिसे भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। न्यायाधीश द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूली, पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर, ये इस तरीके के कर थे। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास है। इसमें कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों, वर्णनों का आदि का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न यह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं शताब्दी के लिए ये असाधारण था। आपने गौर किया गया इनमें से एक प्रत्येक शासक राजवंश का आधार के लिए क्षेत्र विशेष थे। दूसरे राज्यों पर नियंत्रण का भी प्रयास करते थे राजा, जैसे गंगा घाटी में कन्नौज, रंगकर, गुर्जर, प्रतिया, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों ने सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में झगड़ते रहे। ये तीनों लड़ते थे, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तीनों आपस में लड़ते थे, इसलिए इसको त्रिपक्षीय भी कहा गया है। शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों का भी निर्माण करवाया जिससे वो अपने सत्ता का प्रदर्शन कर सके। मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, बौद्धिक संपन्न होते थे। अफ़गानिस्तान के गजनी के सुल्तान महमूद थे जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है, और वो हर साल उपमादि पर हमला करता था। उसका निशाना होते थे मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो है प्रमुख माना जाता है, जिसमें गजनी के सुल्तान महमूद ने उठाया और बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक राजधानी के निर्माण में ले गया था। वो अपने द्वारा जीते लोगों कई बार बातें बताना चाहता। अल बिरूनी नामक विद्वान को इस माधुर्य का लेखा जोखा लिखने का उसने काम भी सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी किताब है एक किताब उल हिंद, इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि अल बिरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श भी किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे जो चौहान के रूप में जाने गए। अजमेर के आसपास के शासन करते थे। गुजरात के चालुक्यों और गैड़ वालों से उनको टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय, जिसे मोहम्मद गौरी ने 1191 और 1192 में तराइन के युद्ध जो है उनमें हराया था। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।